एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चल रहा है, उसका चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का आज यह अंतिम पार्ट चल रहा है, यानी पार्ट 11। ये अंतिम पार्ट है और ज्यादा पार्ट को देखकर आप पैनिक मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं, जानबूझ के छोटे बनाए जा रहे हैं कि आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह स्केलेटन स्टडीज पर है कि हम कैसे कंकालों का अध्ययन करके और हम इतिहास के बारे में या अतीत के बारे में पता लगा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह चैप्टर 4 में दिया गया है आपके, और इस चैप्टर 4 का देखिए ये लास्ट टॉपिक है और पेज संख्या यह है 40 यानी पृष्ठ संख्या 40 में दिया गया है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देखिए ये क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, और चैप्टर 4 है, पता ही है चैप्टर 4 में उसका जो हेडिंग है वह है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। अभी हम लोग कब्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कब्र में क्या मिलते हैं? कब्र में तो जो पुराने समय के जो कब्र हैं, और मतलब कि यहाँ पर हम कब्रों की चर्चा किए हैं तो 3600 वर्ष से लेकर 2700 वर्ष पहले की कब्रों की चर्चा किए हैं ईरान गांव की। तो उन कब्रों में क्या बचेगा? उन कब्रों में कंकाल बचेंगे। तो उन कंकालों का अध्ययन कैसे होता है? कंकाल मतलब स्केलेटन। तो स्केलेटन का अध्ययन कैसे होता है उस पर चर्चा है, और इसमें बहुत ही ज्ञान की बातें की गई हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास बुक है तो उसका पेज संख्या 14 यानी 40, पेज संख्या 40 यानी 40 आप ओपन कर लीजिए। अब बुक नहीं है तो मेरी बात को सुनिए, मैं इसको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, एक एक शब्द को यहाँ पर पढ़ूंगा। अब देखिए ये टॉपिक है क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसको मैं पढ़ रहा हूँ फिर समझा देता हूँ, सुनिए ध्यान से। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि छोटे आकार मतलब बच्चा अगर कोई है, अगर बच्चा का स्केलेटन मिलता है तो उसको हम लोग आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि उसका जो आकार है स्केलेटन का, हर हड्डियों का, हर अंगों का छोटा होगा, तो उस पर हम पहचान लेंगे वो कंकाल बच्चे का है। लेकिन फिर यहाँ भी एक समस्या है कि अगर वो बच्चा है या बच्ची है, मतलब लड़का है या लड़की है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। ये तो समझ लेंगे वो किसी बच्चा या बच्ची का कंकाल है, लेकिन उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका लिंग क्या है, ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बच्चे और बच्ची के कंकाल में या स्केलेटन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल यानी स्केलेटन किसी पुरुष का था या स्त्री का? एक और बात है कि अभी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बड़े आकार का कोई कंकाल मिले यानी स्केलेटन मिले किसी पुरुष का या किसी स्त्री का, तो हमें पता चल जाएगा, हम पता लगा सकते हैं क्या कि वह कंकाल या स्केलेटन किसी मेल का है या किसी फीमेल का है। ठीक है, तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। कभी कभी तो कंकाल के साथ यानी स्केलेटन के साथ अगर कुछ सामान मिलता है, क्योंकि भी परंपरा है थी और कि कंकाल के साथ या मृतक के डेड बॉडी के साथ उसके उपयोग की सामानें भी दफन कर दी जाती थी। तो उन मिले सामानों के आधार पर ये पता लगा कब अंदाजा या गेसिंग किया जा सकता है। लोग करते हैं, गेसिंग कर सकते हैं, हालांकि यहाँ भी कंफ्यूजन आगे बताएगा कि अगर स्त्री का सामान मिला तो लगेगा कि यह जो कंकाल मिला है वो किसी फीमेल का है, किसी स्त्री का है, और अगर पुरुष का कोई सामान मिला तो पता चलेगा कि यह जो कंकाल या स्केलेटन मिला है वो किसी मेल या पुरुष का है। यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं, कंकाल मतलब स्केलेटन, यदि स्केलेटन या कंकाल के साथ गहने यानी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। अगर उसके साथ कोई गहना मिले तो मान लिया जाता है, या ऑर्नामेंट्स मिले तो यह किसी फीमेल का होगा, महिला का होगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ भी एक लुच्चा है, एक
लोचा है, यानी कि एक समस्या है, प्रॉब्लम है। क्या है? अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, लेकिन ये भी है कि जो आभूषण या ऑर्नामेंट्स है वो पुरुष भी पहनते थे। जैसे कान का कुंडल है, ठीक है, तो ये पुरुष भी पहनते हैं और औरत भी पहनती है। तो अगर ऐसा कुछ मिला तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चूड़ियां मिली तब पता चलेगा कि चलिए भाई ये औरत का है। लेकिन पुरुष भी ब्रेसलेट पहनते हैं और चांदी का, सोने का आजकल ब्रेसलेट पहनते हैं, तो यहाँ भी समस्याएं हैं। तो अगर ऑर्नामेंट मिल रहे हैं तो जनरली लोग मानते हैं कि औरत का होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्नामेंट यानी गहने पुरुष भी पहनते हैं और औरत भी पहनती है। अब क्या हुआ देखिए, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। अब इस मेन बात पर आइए, वैज्ञानिक तथ्य पर आइए, साइंटिफिक बातों पर, कि कंकाल जो है यानी स्केलेटन जो है उसका क्या लिंग है, उसका सेक्स क्या है, या उसका जेंडर क्या है, उसका लिंग क्या है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके जो सबसे बेटर जो तरीका है, जो सबसे बेहतर तरीका है, सुंदर तरीका है, वह है हड्डियों की जांच, बोन्स की जांच किया जाए। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, ये सही बात है भाई, जो बच्चे जो जन्म दे महिलाएं ही देती हैं, माँ तो महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं। इसलिए उनका जो कटी प्रदेश है, कटी प्रदेश का मतलब आपका हो गया कि महिलाओं का जो भी पेल्विक एरिया है, महिलाओं का जो कटी प्रदेश, देखिए कटी प्रदेश यहाँ लिखा गया हिंदी में, कटी प्रदेश, ये क्या है? पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया। एनाटोमी में शरीर विज्ञान में आप इसको पढ़े होंगे। तो उनका जो ये कटी प्रदेश होता है या कुल्हा होता है, कुल्हा, कुल्हा जिसको हिप कहते हैं, क्या बोलते हैं? हिप। तो जो कुल्हा है या हिप है महिलाओं का, वो ज्यादा बड़ा होता है, नहीं, उनका ये पेल्विक एरिया यानी कटी प्रदेश और कुल्हा यानी हिप औरतों का, महिलाओं का थोड़ा ज्यादा यह चौड़ा हो जाता है या ज्यादा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो माँ बनती हैं और वो बच्चों का जन्म देती हैं। तो अगर दो स्केलेटन ऐसा मिले जिसका कि यह बड़ा हो, कटी प्रदेश यानी पेल्विक एरिया और कुल्हा यानी हिप, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो स्केलेटन है किसी फीमेल का है या किसी महिला का है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये जो समझ है कि ये पेल्विक एरिया और हिप के आधार पर उसके जेंडर का या सेक्स का पता किया जाए, तो यह आज के जो आधुनिक अध्ययन है, ये मॉडर्न स्टडी के आधार पर ये कहा जा रहा है। एक और बात है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए थे। भी देख लीजिए कि आज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स, ठीक है ना, क्या हुए थे? चरक, ये वैद्य हुए थे, चिकित्सक हुए थे, डॉक्टर हुए थे, ठीक है ना। चरक कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य थे, प्रसिद्ध वैद्य, बहुत नाम है इनका, आप लोग सुने भी होंगे कि चरक जो है प्रसिद्ध वैद्य थे और उन्होंने मेडिकल साइंस पर यानी चिकित्सा शास्त्र पर एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखी है, बुक लिखी है, और उस किताब का नाम क्या है? चरक संहिता। उस किताब का क्या नाम है? चरक संहिता। जब चरक ने एक बुक लिखी है, उनका एक बुक है मेडिकल साइंस पर है, हुआ है चरक संहिता। ये चरक संहिता लिखी बहुत अच्छी है, आप लोग भी पढ़िएगा और आपको पता चलेगा हमारा आयुर्वेद कितना है। ये मेडिकल साइंस की किताब, किसकी किताब है? मेडिकल साइंस की किताब है, मेडिकल साइंस। पूरा विश्व इस किताब को पढ़ता है, चरक संहिता को। ऐसे ही मेडिकल साइंस की किताब है, हमारे जो वैद्य हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है। इसी तरह से वाग्भट, कई लोगों का नाम है, मैं इस पर कभी अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन आप आइए बुक्स में कि लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे और उन्होंने मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान पर एक बहुत ही खूबसूरत और ज्ञानवर्धक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है चरक संहिता। और ये देख लीजिए कि यहाँ पर उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 307 हड्डियां होती हैं। चरक क्या बताते हैं कि 360 हड्डियां, 360 हड्डियां होती हैं, बोन्स।
मनुष्य के शरीर में चरक का नाम है कि 360 हड्डियां होती है, 360 हड्डियां होती है। लेकिन आधुनिक जो रचना विज्ञान है, यानी कि मॉडर्न जो एनाटॉमी है, उसमें 206 यहाँ पर हड्डियों से है। यहाँ पर जो आधुनिक मॉडर्न एनाटॉमी जो है, मॉडर्न एनाटॉमी माने आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 हड्डियां हैं। इसमें 206 हड्डियां हैं, बोन्स। इसमें 206 हड्डियां या बोन्स हैं, ये बताती है। और संभवतः चरक ने अपनी गिनती में, अब ये अंतर क्यों है, ये चरक संहिता में 360 हड्डियां या बोन्स बताई गई है, लेकिन आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है यानी मॉडर्न एनाटॉमी है, उसमें 206 हड्डियां बताई जाती हैं। तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस संभवतः इसलिए हो रहा है कि चरक ने अपनी गिनती में दांतों की भी गिनती कर ली। भाई दांत होते हैं ना हमारे, जो दांत के तीत है, तो इस तीथों की भी गिनती किया। हड्डियों के जोड़ को यानी ज्वाइंट्स को, हड्डियों में जोड़ भी होते हैं, उन्होंने ज्वाइंट्स को भी गिन लिया होगा और कार्टिलेज को भी गिना होगा। तो इसलिए ये संभवतः अंतर आ रहा है। तो क्या क्या चीज वो जुड़े होंगे, यहाँ पर ये बता रहा है कि संभवतः वो लोग हड्डियों के दांत, ये जो जोड़ लिख लीजिए, जोड़ यानी ज्वाइंट्स, और ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज, आप लोग शरीर विज्ञान पढ़े होंगे, या इतना तो सभी को जानना चाहिए, इसके लिए नहीं है कि इसके लिए डॉक्टर बनना चाहिए आपको, इतना आप सभी को जानना चाहिए। तो जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज, तो इसको भी संभवतः चरक ने काउंट कर लिया था, इसलिए इनकी जो संख्या है 360 हो जाती है। ऐसे आज का जो शरीर चिकित्सा विज्ञान है यानी मॉडर्न जो एनाटॉमी है, उसमें हड्डियों की संख्या 206 है। ये ज्ञान की बातें हैं। तो बस इतना ही। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लीजिएगा, या आपके ज्ञान की चीजें हैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमें पता चले आपके पसंद और नापसंद के बारे में। इसके साथ ही साथ ये देखिएगा कि सभी का लिंक आपको दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना के उसको देखिएगा। इस पर प्रत्येक चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा आपको पढ़ा लूं, आपका ज्ञान पहले हो जाए, फिर इस पर हम शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, MCQ क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सभी आपको मैं कराऊंगा। आप इस डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।